बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिस्कोर्स एनालिसिस एंड ग्रामर। हम देखेंगे क्या यहाँ पर डिस्कोर्स एनालिसिस में और ग्रामर में कोई लिंक है। अगर है तो वो कौन सी टर्म्स हैं या वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो दोनों ही में देखे जाते हैं, ग्रामर के पार्ट में भी और डिस्कोर्स एनालिसिस के एनालिसिस में भी। और नो डाउट डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो कोएग्जिस्ट करता है ग्रामर की वजह से। और जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हमारे पास वही टर्म्स हैं जो हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस की हैं, और डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर भी वही चीज़ें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो हम ग्रामर में फाइंड आउट करते हैं। चलो देखते हैं। वैसे ज़्यादा कंसर्निंग तो यही है हमारे पास कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है हम उसमें उन्हीं एस्पेक्ट्स का, लैंग्वेज के उन्हीं टर्म्स का, उन्हीं की टर्म्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं ग्रामर में। तो आज के लेक्चर्स जो है वो ग्रामर एंड डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये निर्भर होगा इंट्रोडक्शन के ऊपर, ग्रामेटिकल कोहेरेंस क्या होती हैं इसके ऊपर, और टेक्सचुअलिटी क्या होती है, और टेक्सचुअलिटी में ग्रामर का क्या पार्ट अदा होता है। फिर हम रेफरेंसेस की बात करेंगे, रेफरेंस क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं, एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है, कैटाफोरिक क्या होता है। देन हम इसी डिस्कोर्स एनालिसिस और ग्रामर के पार्ट में हम एलिप्सिस एंड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, और एट द लास्ट कंजक्शन की बात करेंगे। तो होप सो आज के फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन और ग्रामेटिकल कोहेरेंस एंड टेक्सचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा कंसर्न रखेंगे कि हम किस तरह से ग्रामेटिकल कोहेरेंस को टेक्सचुअलिटी में फाइंड आउट करते हैं, या किस तरह से ग्रामेटिकल कोहेरेंस जो होती हैं डिस्कोर्स एनालिसिस करने में हमें हेल्प करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो ग्रामर से ही रिलेटेड है। जिस तरह हम ग्रामर में क्लॉज की बात करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं, एडवर्बियल कंजक्शन की बात करते हैं, ताकि हम सेंटेंस में उस सब्जेक्ट की हम उसकी फेमिलियरिटी को जान सकें, या हम उस जुमले के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर जो उसका लिंक है, उसकी जो कन्वर्सेशन के साथ, उसके थीम के साथ हम उसे जान सकें। तो बेसिकली जब हम डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो हम वहाँ पर सबसे पहले जो फाइंड आउट करना होता है तो हमें वहाँ पर क्लॉज, प्रोनाउन, एडवर्बियल कंजक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम डिस्कोर्स एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके साथ साथ हमें क्लॉज, प्रोनाउन, एडवर्बियल कंजक्शन के अलावा हमें थीम रिक्वायर होता है, रेफरेंस रिक्वायर होते हैं। रेफरेंस एनाफोरिक है, कैटाफोरिक है। बेसिकली ये रेफरेंस, ये थीम ही होते हैं जो हमें लिंक करते हैं डिस्कोर्स के साथ और ग्रामर के साथ। ग्रामर जो है ये हमें क्लॉज, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन की बताती है, लेकिन यही वो की टर्म्स हैं जिनके ज़रिए हम डिस्कोर्स के फंक्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन सा रेफरेंस है, और वो रेफरेंस ऐसे कौन सी क्लॉज के तौर पर, या प्रोनाउन के तौर पर, या कंजक्शन के तौर पर, या एडवर्बियल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से बेसिक कंसर्न ग्रामर और डिस्कोर्स एनालिसिस का यही है कि दोनों आपस में लिंक करते हैं, और डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो कभी भी ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो ना करते हुए अपना एक अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर सकता। और अगर हम एक अच्छा एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें ग्रामर के टच को भी साथ में अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखते तो फिर हम एक अच्छा कंक्लूजन, एक अच्छी एनालिसिस हम नहीं दे सकते किसी भी टेक्स्ट की।
बेसिकली ये ग्रामेटिकल कोहेरेंस होती क्या है और ये किस तरह से टेक्सचुअलिटी के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं हम इन्हें। आप अच्छी तरह से समझते हैं और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्कोर्स है वो दो तरह का पाया जाता है और दो तरह का डिस्कोर्स होता है हमारे पास। एक स्पोकन होता है और एक रिटन होता है। और आपस में जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं तो फिर वो दोनों तरह से स्पोकन डिस्कोर्स भी और रिटन डिस्कोर्स भी ग्रामेटिकल जो कोहेरेंस हैं उनको वो आप कह लें कि सामने रखता है हमारे। और एक जो हमारी कंसर्निंग्स होती हैं कि हर स्पोकन में या रिटन में उनकी क्लॉजेस क्या हैं, उनकी अट्रेंसेस क्या हैं, किस तरह से वो क्लॉज दूसरी क्लॉज के साथ इम्प्लीमेंट होती है या किस तरह से वो अट्रेंसेस आगे बढ़ती हैं और उस अट्रेंसेस के बेसिक कंसर्निंग्स हमारे पास क्या हैं। अगर हम ग्रामेटिकल कोहेरेंस को देखते हैं तो बेसिकली ग्रामेटिकल कोहेरेंस जो है ये तीन बड़े फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहला फंक्शन जो है हमारे पास वो रेफरेंस का होता है और को रेफरेंस का होता है। अब रेफरेंस क्या होता है कि आप अच्छी तरह समझते हैं कि रेफरेंस जब हम बात करते हैं तो वी ट्राई टू लिंक, वी ट्राई टू एसोसिएट इन अदर थिंग्स विद दैट आस्पेक्ट्स। हम उसके साथ कोई ना कोई लिंक ज़ाहिर करना चाह रहे होते हैं, कोई ऐसी बात बताना चाह रहे होते हैं जिससे वो आगे उसकी कंसर्निंग्स बढ़ जाती हैं। जी, तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं ग्रामर और डिस्कोर्स के ताल्लुक को रेफरेंस किस तरह से लिंक करता है। जो रेफरेंस है कि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम उस पॉइंट की बात करते हैं दैट दैट इज़ एसोसिएटेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट। जो हमें उस वक़्त की बात को समझने में, उसके मतलब को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, वो हमारे पास रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। द टर्म रेफरेंस जो होती है ये ख़ास तौर पर सिमेंटिक को डिफ़ाइन करती है, सिमेंटिक के रिलेशन को डिफ़ाइन करती है वर्ड के साथ और उस पॉइंट की रियलिटी के साथ कि इस रियल वर्ड के साथ वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है या किस तरह से रिलेट हम कर सकते हैं उसे। हॉलिडे और हसन 1976 में और वो बाद में भी इसके बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पर वो रेफरेंस के बारे में कहता है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो ताल्लुक़ क्रिएट करता है, एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करता है। रेफरेंस जो बेसिकली होता है वो एक स्पीकर के तौर पर रिएक्ट करता है जो लैंग्वेज को इस लायक बना देता है कि लिसनर को अंडरस्टैंड हो सके और वो उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो हिडन मीनिंग होता है उसे आइडेंटिफाई कर सके। रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट है जो स्पीकर को इस लायक बना देता है कि लिसनर को अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को। स्पीकर को इस लायक बना देता है कि वो लिसनर को अच्छी तरह से कन्वे करके मैसेज को कन्वे कर दे और लिसनर को इस लायक बना देता है कि इस पोजीशन में रख देता है कि वो स्पीकर का मैसेज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे और उसे रिलेट कर दे अपनी इस रियल वर्ड के साथ। अगर एक पर्सन ने कोई टेक्स्ट कहा है और उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर स्पीकर को रेफरेंस कोट कर देना चाहिए। और सम टाइम होता भी ऐसे ही है कि हमने कोई बात करनी है, हम बात कर तो देते हैं अपनी जो अटरेंस है या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम वो सामने रख तो देते हैं लेकिन उसे हम समझा नहीं पाते और जब हम समझा नहीं पाते तो एट दैट लेवल वी नीड सम रेफरेंसेस टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। तो हमें कुछ एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेफरेंस हम कोट करते हैं अपनी उस बात को समझाने के लिए। अमूमन स्पीकर ऐसा करता है। तो वो जो रेफरेंस होता है बेसिकली वो आपकी सेइंग को रियल वर्ड के साथ रिलेट करने के लिए होता है और ये वही रेफरेंस होता है जिसकी बिहाफ के ऊपर हम डिस्कोर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं कि इसका ताल्लुक किस तरह से है। और ये रेफरेंस दोनों तरह से हमें मिलता है। वो जो रेफरेंस वहाँ पर पुट किया जाता है वो ग्रामेटिकल टर्म्स की शक्ल में
एक एक्स्ट्रा फ्रेज़ की शक्ल में, एक्स्ट्रा क्लॉज की शक्ल में, कंजक्शन की शक्ल में, प्रोनाउन की शक्ल में वहाँ पर पुट किया जाता है, एक एक्स्ट्रा मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए। अब देखते हैं हमारे पास रेफरेंस की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक सिचुएशनल रेफरेंस होता है, एक टेक्सचुअल होता है। सिचुएशनल रेफरेंस को हम एक्सोफोरिक भी कहते हैं और टेक्सचुअल को हम एंडोफोरिक रेफरेंस कहते हैं। अब सिचुएशनल है, you know very well and you can easily derive the meaning from situational, कि situation at a point where you are, हाँ आप जिस पोजीशन पर खड़े हैं, आप कह लें कि जब सिचुएशन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी वेरिएशन किस तरह से पाई जाती हैं, या जो हमारे पास जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अगर मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं तो एक्सोफोरिक की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगर हम टेक्स्ट को उन्हीं की लाइंस के दरमियान, टेक्स्ट की लाइंस के दरमियान ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम एंडोफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं। और एंडोफोरिक रेफरेंस जो है ये फर्दर दो बड़े रेफरेंसेस में डिवाइड किया जाता है, एक प्रोसीडिंग और एक फॉलोइंग, मतलब कि एक एनाफोरिक और एक कैटाफोरिक। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें सिचुएशनल रेफरेंस हमें क्या बताता है या इसके बारे में हम क्या समझते हैं। सिचुएशन, एज आई इन्फॉर्म्ड यू, सिचुएशनल रेफरेंस आल्सो नोन एज एक्सोफोरिक रेफरेंस, और ये हमें कहता है कि हम लुकिंग आउटवर्ड, आउटसाइड द टेक्स्ट, हम जब किसी मीनिंग को उस टेक्स्ट से हट कर देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास वो एक्सोफोरिक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द रेफरेंट इज़ नॉट इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बट इज़ अज्यूम्ड बाय द स्पीकर। आप कह लें कि वो जो टेक्स्ट कहा गया होता है उस टेक्स्ट के अंदर वो मतलब नहीं होता और हम उससे फौरी डिराइव भी नहीं कर पाते, लेकिन ये एक ऐसा हिंट होता है जो आपको आपकी सराउंडिंग के दरमियान, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के दरमियान, आपकी अवेयरनेस के दरमियान आपको वो टेक्स्ट रेफ़र करता है कि आप उस टेक्स्ट को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, अपनी रियल वर्ड की इंटेंशन के अकॉर्डिंगली अगर आप उसे इंटरप्रेट करते हैं तो फिर आप उसे समझ पाते हैं। तो अगर आपके पास टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को आप अपनी आउटसाइड वर्ड के साथ रिलेट करते हैं और उस मीनिंग को आप आउटसाइड वर्ड से ही डिराइव करते हैं तो इट्स मीन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सोफोरिक रेफरेंस। और एक्सोफोरिक रेफरेंस आल्सो कंसिडर्ड एज सिचुएशनल रेफरेंस। और एक्सोफोरिक का मतलब यही है साफ साफ कि अगर आप अपने मीनिंग को, अपने टेक्स्ट के मतलब को आउटवर्ड या आउटसाइड के टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट से, सिचुएशन से, या अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, या फिर आपके अपनी जो पर्सनल अवेयरनेस है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपके पास जो ऑलरेडी इंटाइटल्ड है, या आपका जो नॉलेज है, अगर आप उससे चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, उससे को रिलेट करते हैं, मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प लेते हैं, तो इट्स मीन एक्सोफोरिक रेफरेंस वहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, For he is a jolly good fellow and so say all of us। तो यहाँ पर देखते हैं कि as outsiders we don't know who the he is, but most likely the people involved in the celebration are aware of the he, its mean that is being referred to and therefore can find texture in the sentence। अब यहाँ पर देखें जी, he is a jolly good fellow and so say all of us। यहाँ पर ये जो खुश पर्सन है ये वो कौन है और हमें क्यों कहता है, बेसिकली ये उस सिचुएशन को हाईलाइट करता है, उस सेलिब्रेशन को हाईलाइट करता है, उस आप कह लें कि हैप्पीनेस को हाईलाइट करता है जो हमारे पास इंटाइटल्ड होती हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिन्हें हम अक्सर फाइंड आउट करते हैं अपनी ही दुनिया के आउटसाइड पर निकलने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली वो रेफरेंस क्या करता है कि वो ही बेसिकल ये वो पॉइंट है, ये आपकी वो सेलिब्रेशन का हिस्सा है, ये जहाँ पर हम लोग देखते यही वो ही है जो उस सेलिब्रेटिंग पॉइंट के अंदर खड़ा है। अगर आप भी सेलिब्रेटिंग पोजीशन में हैं तो वो ही आप हो सकते हैं, वही कोई और हो सकता है। लेकिन कहने का पर्पज़ ये है कि हम टेक्स्ट में से उसका मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाते। हम अगर टेक्स्ट से बाहर निकलकर अपने पर्सनल लाइफ से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल नॉलेज से अगर हम कोई मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास एक्सोफोरिक रेफरेंस कहलाता है।
आफ्टर दैट वी हैव एंडोफोरिक रेफरेंस। अगर आप रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर से ही फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आपने कोई रेफरेंस पुट कर दिया है और वो टेक्स्ट के अंदर ही है, तो फिर आपका एंडोफोरिक रेफरेंस है। और एंडोफोरिक रेफरेंस से मुराद वही है कि अगर आपकी जो फाइंडिंग है, आपका जो रेफरेंस है वो अपने टेक्स्ट के अंदर ही हिंट छोड़ देते हैं, तो आप रेफरेंस के तौर पर उसे एंडोफोरिक कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर एंडोफोरिक रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है। अब एंडोफोरिक रेफरेंस जो है, इसकी फर्दर टू डिवीजन्स हैं, इसकी टू टाइप्स हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि एंडोफोरिक रेफरेंस वो रेफरेंस होता है अगर कोई रेफरेंस आपको आपके टेक्स्ट में से ही फाइंड आउट हो जाए, आपको आउटसाइड के रेफरेंस, आपको आउटसाइड एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल अवेयरनेस, पर्सनल नॉलेज से, रियल वर्ड से आपको कोई हेल्प ना लेनी पड़े, तो आप टेक्स्ट से ही चीज़ों को फाइंड आउट कर लें और टेक्स्ट के रेफरेंस को ही फाइंड आउट करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें, तो फिर आप एंडोफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं। अब एंडोफोरिक रेफरेंस जो है, इसे फर्दर टू डिवीजन्स दी जाती हैं, इसके दो फर्दर डिवीजन्स हैं, एक एनाफोरिक रेफरेंस है और एक कैटाफोरिक रेफरेंस है। एनाफोरिक रेफरेंस जो होता है बेसिकली ये आपकी प्रीवियस लाइफ के बारे में, प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बारे में, आपकी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल होती है उसके बारे में, और जिसे आप अपने ही इंफॉर्मेशन को अगर आप डी कोड करते हो और उन्हीं चीज़ों को आप रीलोकेट करके अपना मीनिंग फाइंड आउट करते हो, तो फिर आप एनाफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं। बेसिकली anaphoric reference refers to any reference that points backwards. Backwards mean to previously mentioned information in text. यहाँ पर बैकवर्ड से मुराद आपकी लाइफ की हिस्ट्री नहीं है, बेसिकली इन शॉर्टली कि ये आपका जो आपने स्टेटमेंट कही है और उस स्टेटमेंट के अंदर पहले ही आपको जो स्टेटमेंट कह चुके हैं, अगर अपनी स्टेटमेंट का मतलब उससे पहले की हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप डील करते हैं, तो इट्स मीन वहाँ पर आप एनाफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में कोट करना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आर यू मैड, तो डेफिनेटली कुछ बच्चे कहेंगे यस और कुछ कहेंगे नो, बट यू एंड डोंट से यस आई एम मैड और नो आई एम नॉट मैड। आप डिटेल चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, आप सिंगल वर्ड के अंदर भी आंसर दे देंगे। और अगर आप एक ही वर्ड के अंदर आंसर देते हैं तो इसका मतलब पीछे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन लिया गया था उस क्वेश्चन से भी आप मीनिंग को डिराइव कर सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पर और दो एग्जांपल्स पुट की गई हैं, जैसे कि टॉम लाइक्स आइसक्रीम बट बिल कांट ईट इट। अब यहाँ पर जो कांट जो है, यहाँ पर ईट किसे नहीं खा सकता है, बेसिकली आइसक्रीम को वो यहाँ पर नहीं खा सकता। द टीचर आस्क्ड हिम टू रीड सो ही रेड। तो सो ही रेड, वाई ही रेड, बिकॉज ही वाज आस्क्ड। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसे प्रीवियसली लिस्टेड स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप मीनिंग को डिराइव करते हैं, तो फिर आप एनाफोरिक रेफरेंस या बैकवर्ड रेफरेंस की बात करते हैं। देन वी हैव अ कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस जो होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन जो फॉरवर्ड की गई होती है या आपकी पॉइंट्स जो फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे होते हैं, अगर आप उनके रेफरेंस को इस्तेमाल करते हैं तो फिर इट्स मीन कि आप जब आप मज़ीद अपनी स्टेटमेंट्स को प्रोलॉन्ग करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को गो फॉरवर्ड करते हैं या अपने पॉइंट्स को फॉरवर्ड करते हैं या अपने पॉइंट्स के फॉरवर्ड किए हुए हिस्से से आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो फिर इट्स मीन हम कैटाफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं। तो बेसिकली कैटाफोरिक रेफरेंस रेफर्स टू एनी रेफरेंस दैट पॉइंट्स फॉरवर्ड। ये हर उस रेफरेंस की बात करता है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो इन्फॉर्मेशन दैट विल बी प्रेजेंटेड लेटर इन द टेक्स्ट, आप कहें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा स्टेटमेंट कि जो आपको आगे आने वाली स्टेटमेंट के बारे में एक पॉइंट छोड़ दे। व्हेन आई मेट हर, फॉर एग्जांपल मैरी लुक्ड इल, तो यहाँ पर मैरी लुक्ड इल जो है ये एक ऐसा रेफरेंस है कि आगे अगर हम बात करेंगे तो हम उसकी बीमारी के बारे में भी बात करेंगे। हो सकता है इल है, वो छुट्टी कर जाए, हो सकता है वो इल है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल चला जाए,
डेफिनेटली हम ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं जो हमें आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए लीड कर देता है। तो अगर मैं कहूँ कि हम जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली हम कुछ ट्रैवलिंग करेंगे, तो ये हमें ट्रैवल के बारे में एक आइडिया देता है, एक टूर के बारे में हमें आइडिया देता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है और वो इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, तो फिर आप कैटाफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं रेफरेंस तक ही हम इख्तिताम करते हैं। इसका रेस्ट पार्ट जो है, इसका बाकी पार्ट जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। ओके, टेक केयर, अल्लाह।